हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के जो 10 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट वन हुई थी उसके मैथ के 25 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। कुछ ट्रिक्स और हैक्स यूज़ करते हुए करेंगे ताकि आसानी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर आ सके हमारा। चलते हैं आगे। ये छोटा सा ब्रीफ है मेरे बारे में। आगे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि differ by 7 years. Sorry. Ram's mother, Maya Devi, is 3 times as old as Ram, and Ravi is 4 times as old as his brother Soham. The ages of Maya Devi and Soham differ by 65 years. Find the age of Maya Devi in years. तो इसमें हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम पहले नोट कर लेते हैं। जैसे एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7। राम और रवि की जो एज है हमें बताया हुआ है, उनमें डिफरेंस है 7 का। ठीक है। आगे बताया राम की जो मदर है माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। जो माया देवी है और जो राम है उनका हमें रेशो दे रखा है। माया देवी जो है 3 टाइम्स है राम की। आगे है रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड इज ब्रदर सोहम। जो रवि है, रवि 4 टाइम्स है अपने ब्रदर सोहम की। आगे हमसे हमें आगे दिया है माया देवी और सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। माया देवी और जो सोहम है उनकी जो एज है उनमें डिफरेंस है 65 ईयर्स का। इधर हमें समझ में आ रहा है कि माया देवी क्योंकि माँ है तो ये तो बड़ी ही रहेंगी सोहम से। सोहम जो कि रवि का छोटा भाई है, तो इसमें तो ओके है कि बड़ा ये है तो माइनस इनके बीच में इस तरह से आ जाएगा। बट हमें इधर कंफ्यूजन रहेगा कि राम बड़ा है कि रवि बड़ा है, और क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं किया है। आगे देखें, अगर हमसे पूछा है माया देवी की एज क्या रहेगी। अगर माया देवी और सोहम के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है, एज का डिफरेंस, वो 65 आ रहा है, तो इधर हम अपने आप समझ सकते हैं कि 65 से तो ऊपर ही रहने वाली है माया देवी की एज। तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट वैसे तो आंसर 69 निकाल सकते हैं कि 69 ईयर्स रही होगी माया देवी की। क्योंकि बाकी सारे तो, अच्छा 85 भी है इधर। अगर 85 85 इसलिए नहीं होगा क्योंकि माया देवी और जो राम है इन दोनों का रेशो 3:1 का है, तो 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। और ये तो 17 पंजे 85 होता है, तो ये इसलिए नहीं होगा। 69 ही हमारा आंसर होना है इसमें। इसको करेंगे कैसे, अगर ये देखें तो इसमें हम एक टाइप से हिट एंड ट्राई वाला ही ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि इधर वैल्यू पुट करें। जैसे 69 अगर पुट करता हूँ तो कितना गुना हो गया, 23 दिया 69 होता है, 23 गुना हो गया। तो राम ऐसे 23 हो जाएगा। राम 23 हो गया, तो 23 और 7 का डिफरेंस है, 23 दिया 69, 7 का डिफरेंस है, तो ये 30 हो सकता है अगर रवि अगर बड़ा हुआ तो। अगर 7 माइनस करूंगा तो 16 हो सकता है। तो 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए हमें, तो 16 ही होगा इस हिसाब से। 16 ये है तो ये 4 है। और 69 और 4 में अगर डिफरेंस देखें तो 65 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। बाकी भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ये उतना अच्छा क्वेश्चन है नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन कर दिया है कि राम और रवि बड़ा बड़ा इन दोनों में कौन है। अगर डायरेक्ट अगर ये सोच के चलें कि राम बड़ा है रवि से, तो हम इसमें वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर नॉर्मली मेथड पे अगर करें तो कैसे होगा कि राम को अगर मैं अगर एक्स अगर मान लूं तो माया देवी 3x हो जाएगी। और इधर अगर y अगर सोहम को मान लूं तो 4y हो जाएगा रवि। अब इधर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, राम और रवि। तो x माइनस 4y जो है 7 दे रखा है, x माइनस 4y हमें 7 दे रखा है। और माया देवी और सोहम के बीच का डिफरेंस 65 है, तो माया देवी 3x है
और सोहम y है, तो 3x माइनस वाई जो है 65। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा इस तरह से आंसर भी 69 आ जाएगा। हमें निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, इसको इसमें इंटू 3 कर लेते हैं तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 4 दिया 12y और 7 दिया 21। ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, ये आएगा 11y बराबर, माइनस करेंगे तो 44, और इधर से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 4 हो गई तो इधर हम वैसे भी पुट कर सकते, 4 ये हो गई सोहम की, तो माया देवी की एज जो है उधर 4 जाएगा तो 69 ऐसे भी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डी आई का दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। जो जो हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। तो मेल रिसर्च स्कॉलर्स का पूछा हुआ है रेशो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में देखिए टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स 18 है, और फीमेल के इधर दे रखे हैं 4, तो फिर मेल के कितने रहेंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को तो 14 आ जाएगा। ऐसे स्टैटिस्टिक्स का देखेंगे तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, पहले मैथमेटिक्स है तो 14 रेशो 9 हो जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू पूछी हुई है, ए रेशो सी जो है बी रेशो डी के बराबर है, जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर। तो ए रेशो सी है और बी रेशो डी है, तो इनका अगर रेशो, अगर इनको सॉल्व करते हैं तो 5:6 हो जाएगा। अब 5:6 हो जाएगा, 6 को कॉरेस्पेंड कर रहा है 40, 8 गुना है, तो ऐसे इसका भी 8 गुना निकालेंगे तो 8 से 48 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा इसमें, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है, बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको यूज करके जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है, एस सी एस, एस 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 और आर एच एस, और क्या होता है, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये भी होता है एंगल साइड एंगल, ये होते हैं। तो इन चारों के जरिए जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। इसमें जो एंगल 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 दे रखा है, इसके जरिए नहीं होता है, नहीं होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव। पहले तो हम समझ लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल की तब होती है जब दो ट्राइंगल दिखने में सेम हो और मेजरमेंट में भी सेम हो। जैसे इसमें ये दोनों जो लंबाई है, ये दोनों लंबाई बराबर है और देखने में भी सेम टू सेम है। इस तरीके के जो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम अगर चारों अगर कॉन्ग्रुएंसी को अगर समझें तो ऐसे ऐसे अगर देखते हैं, मतलब एक साइड, एक एंगल और एक साइड। अब अगर इन तीनों चीजों को अगर फिक्स कर दूं, मतलब दो अगर ट्राइंगल है जिनमें मैं ये तीनों चीजें अगर फिक्स कर दूं, तो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट है, ये अगर मिलाएंगे तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ट्राइंगल सेम टू सेम ही रहेंगे। ऐसे ही साइड साइड साइड, अगर तीन साइड अगर फिक्स कर दूं, फिक्स फिक्स मेजरमेंट की, जैसे 4 4 4, 4 4 4 मान लो, या 4 5 6 मान लो, कुछ भी, तो अगला जो ट्राइंगल जो बनेगा इस तरीके का, वो सेम टू सेम ही बनेगा, क्योंकि साइड्स फिक्स हैं, इनको हम हिला नहीं सकते। क्योंकि अगर एक को भी मैंने अगर ऐसे थोड़ा सा बढ़ाया, तो फिर ये लेंथ चेंज हो जाएगी इससे। ये मैंने बताया एस एस के बारे में, ये बताया एस 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 के बारे में, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। आगे है आर एच एस। आर एच एस क्या होता है, राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस और एक साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में होते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर दो अगर ऐसे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है एक, और हाइपोटेनियस फिक्स कर दूं अगर मैं दोनों की, और एक कोई एक साइड अगर ले लूं, तो ये तीसरी एक साइड ही बचती है बस, जो कि इन फिक्स पॉइंट के जरिए हमें
ये बराबर ही ट्रायंगल सेम टू सेम ही निकल के आएंगे। तो एक ये क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का। एक है ए एस ए। ए एस ए में क्या होता है, एक साइड में ले लूं और इसके एक इधर एंगल ले लूं, एक इधर एंगल ले लूं, इस तरह से। अब ये एंगल हो गया तो ये इससे फिक्स लाइन जाएगी, इससे ये फिक्स लाइन आएगी, तो ये फिक्स पॉइंट आएगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे अगर दो ट्राइंगल अगर लेता हूं मैं जिसमें दो एंगल मैंने फिक्स कर दिए और उनके बीच की साइड अगर फिक्स कर दी है तो कॉन्ग्रुएंट ही बन के आएंगे। बट अगर एंगल 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 की बात करूं, ए की बात करूं, तो इसमें जो है सिमिलैरिटी प्रूव होती है इसके जरिए, कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव होती। अगर देखें समझे इसे तो, जैसे मैंने ये तीन एंगल ले लिए, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, तो दूसरा एक और ट्रायंगल मैं ऐसा बना सकता हूँ जो कि इसके जैसा दिखने में सेम होगा, बट उनके जो मेजरमेंट होंगे साइड के वो अलग हो जाएंगे, एक्स वाई जेड ऐसे। एंगल सेम है बट जो है इनके जो मेजरमेंट है वो अलग हो गए हैं, तो इसलिए ट्रिपल ए के जरिए जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती है, सिमिलैरिटी प्रूव होती है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 18 एंड 12 टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें दो सर्कल दे रखे हैं, दो सर्कल दे रखे हैं जिनकी जो कि बाहर से एक्सटर्नली जो है टच करते हैं ईच अदर। एक की जो है 18 दे रखी है हमें रेडियस, दूसरे की 12 दे रखी है, तो 12 थोड़ा सा छोटा बनेगा इससे। ड्राइंग्स पे ज्यादा मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है। 18 12, हाँ। अब इनसे पूछा है इनका अगर कोई अगर कॉमन टेंजेंट है, ये मान लेते हैं ये एक टेंजेंट है इनका, कॉमन टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ पूछी हुई है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है, एक तो नॉर्मली हम इसको जो बेसिक मेथड है उसके जरिए कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी होता है वैसे तो। फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कैसे निकलती है, रूट में आता है R1 × R2। तो देखें तो 18 × 12, 12 × 18, ये 9 दूनी है और ये 12 दूनी 24 है। तो यहाँ से 4 × 3 कर लो तो 4 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा। इस 9 चौक 36 से 6 आ गया और अंदर रह जाएगा √6। तो 6 √6 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं अपना बेसिक मेथड से क्या आता है। अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 18 है, ये 12 है, ये 18 है, तो ये 18 12 ये हो गई 30, और ये 12 है, ये 18 है। अब अगर इसी की अगर पैरेलल अगर हम अगर यहाँ से खींच लें ऐसे अगर खींच लें तो ये 30 रहेगी, ये 12 थी तो यहाँ तक की 12 है, ये 6 हो गई। अब इसके जरिए हम ये निकाल सकते हैं इसकी लेंथ। कैसे निकलेगा, इनका रेशो बना लेते हैं, 1 और ये 5। तो 1 और 5 पे ये हाइपोटेनियस है, तो ये पचम 25 में से 1 गए 24, तो ये √24 आएगा इधर आंसर। और 6 से हमने डिवाइड किया था, 6 और 7 में आ जाएगा। तो फिर 24 का 4 6 24 होता है, तो 4 और निकलेगा, 6 दूनी 12 √24 आएगा। 12 √24 इसका आंसर होना है। तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कभी याद नहीं रहता है, तो हो सकता है दो रूट में आता होगा, या फिर गलत किया है क्या। 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, 9 चौके 36 का 6 बार आएगा, ठीक है। तो ये दो रूट में होता होगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूले के जरिए अगर आप अगर बेसिक से अगर देखेंगे चीजों को तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 √24 में आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके इक्वल होगा। अब जो ऊपर हमें जो ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है, tan² 2a प्लस cot² 2a अपॉन में sec 2a cos2a। इसमें अगर हम अगर देखें तो इधर एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है 1 + tan² थीटा जो बराबर होता है sec² थीटा के। यहाँ पे दो है तो इसको 1 1 तोड़कर हम जो है एक बार इसके साथ यूज कर लेंगे, एक बार इसके साथ यूज कर लेंगे। 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा। हमने इसमें इसे इसलिए चेंज किया क्योंकि नीचे हम देख रहे हैं sec और cosec में फॉर्म आ रही है, तो कुछ हो सकता है हमें फायदा हो इससे।
तो अब इसके जरिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 2a प्लस कॉसेक स्क्वायर 2a अपॉन में तो है सेक 2a और कॉसेक 2a। अब एक बार इसको इसके बटे में रखेंगे और एक बार इसके बटे में रखेंगे, कट जाएगा स्क्वायर से, एक बार ये कटेगा तो सेक बाय कॉसेक आएगा, सेक बाय कॉसेक आएगा, क्योंकि थीटा हर जगह सेम है मैं लिख नहीं रहा हूँ। और प्लस में इधर ये कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो इधर बचेगा कॉसेक बाय सेक। अच्छा ये सेक बाय कॉसेक है तो इसको उल्टा अगर कर दूं मैं तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा कॉस बाय साइन। इधर अगर मैं अगर इनको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस साइन और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और नीचे है कॉस साइन जो कि ऊपर आएगा तो सेक और कॉसेक हो जाएगा, सेक इंटू कोसेक, जो कि हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। ये हमारा आंसर रहेगा इसमें। इस क्वेश्चन को वैसे तो हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2a की जगह पर मैं 45 पुट कर दूं और फिर सब में ऐसे 45 पुट करके देखूं कि किसमें जो है हमारा आंसर आ रहा होगा, जो इससे वैल्यू आएगी। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इन क्वेश्चन को अगर हम अगर बेसिक से अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस समय अंडरस्टैंडिंग ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, इनकी नॉलेज अच्छी होती है और आसानी से कई बार हो जाता है। तो वैसे 45 पुट करके भी देख लेते हैं। 2 प्लस टेन स्क्वायर 45 1 होता है प्लस 1, और सेक सेक 45 होता है √2, सेक 45 √2 होता है, और इधर भी कोसेक 45 भी √2 होता है। तो 2 और 2 4 बटे में 2, इससे आ रहा है 2। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 होता है √2 प्लस में 1, इधर अगर पुट करेंगे तो √2 प्लस में √2, तो ये हो जाएगा 2 √2। यहाँ पे कोट 45 1 माइनस ये √2, यहाँ पर ये √2 इंटू √2 2। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें भी हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आया है यही हमारा यहाँ पे भी आ रहा था 45 वैल्यू पुट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, किरण lent 4,000 to 2% such that one part of it at the rate of 8% per annum, the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of 352, then sum lent at 10% is। हमें बताया हुआ है जो किरण है, किरण ने उधार दिए 4,000 रुपये दो लोगों को दिए हैं, जिसमें वन पार्ट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 8% पर एक पार्ट को दिया है, और जो दूसरा पार्ट है उसको 10% पर एनम पर दिया है, और उसको एनुअल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 352 रुपये का मिला है। देन द सम लेंट एट 10%, जो 10% पे जो अमाउंट इन्होंने अ, उधार दिया है उसके बारे में पूछा हुआ है हमसे कि वो कितना दिया है। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे, समझते हैं जरा। अगर इसको कैसे करते हैं कि अगर मैं मान लूँ कि पूरा ही पैसा अगर 8% पे अगर दिया होता तो कितना इंटरेस्ट मिलता हमें, 8%, 4,000 का हो गया 320, 832। और इधर अगर पूरा अगर पैसा अगर 10% पे दिया होता तो हो जाता 400, बट हमें मिला है 352। ये हम मिक्सर एलिगेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। तो कितना बच गया, इधर 32 बच गया और इधर 48 बच गया। इनका रेशो बनाएंगे तो 8 6 48, 8 चौक 32, और कट जाएगा 16 से ही कट जाता, 16 दिया 48 और 16 32, 3 2 का रेशो आ गया। 3 2 मतलब टोटल यूनिट हो गई 5, और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 4,000, 4,000 दे रखी है। कितना गुना है, 200 गुना है। हमसे पूछा है 10% वाले पे, ये 10% वाला था और ये 8% वाला था। 10% वाले की 2 यूनिट है तो 2 गुना कर देंगे तो 4, सॉरी 3 2 5,
और 5 अट्ठे 40 होता है भाई, 5 अट्ठे 40 और डबल जीरो, तो 8 दूनी 1600, 1600 ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड मैं जो बता रहा था वो हम इस तरह से करते हैं कि वैसे चीज़ तो वही पड़ जाएगी। अगर सारा पैसा अगर जैसे 8% पर ही अगर दिया होता मैंने, तो फिर कितना हो जाता, 320 हो जाता, 320 हो जाता, बट हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिला है, 352 का मिला है, मतलब 32 एक्स्ट्रा मिला है। 32 एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिला है, इधर जो है इधर 8% प्लस 2% है, ये 8% तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 2% जो रह गया इसकी वजह से हमें ये 32 मिला है, तो 32 की वैल्यू जो है 2% हुई, 2% इसका हमें 100% निकालना है, तो ये 1600 हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से हमारा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विद एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स 24 centimeter. The number of circles that travel through points x, y and z. हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं एक प्लान पर, प्लान मतलब सीट ऑफ प्लान, सीट होता है और कुछ नहीं, एक सीट पर हमें जो है एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कोई 3 पॉइंट है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इनकी मेजरमेंट हमें दे रखी है, एक्स वाई की 11 दे रखी है, वाई जेड की 13 दे रखी है, और एक्स जेड की हमें दे रखी है 24। द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों पॉइंटों को मिलाकर कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। वैसे नॉर्मली सर्कल बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट होने जरूरी हैं, जैसे कि इस तरह से, बट इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट जो होंगे उनके बीच की जो लेंथ होती है, 2 पॉइंट के लेंथ का जो समय वो तीसरे तीसरे जो लेंथ होगी उससे जो है ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर देखें यहाँ पे 11 + 13, इधर ये 24 आ रहा है, 13 + 24 कितना आ जाएगा, 3 37 आ रहा है, और 24 + 11 कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो ये तो तीसरी भुजा के बराबर ही आ गया, और इस केस में 11, इस केस में सही है कि 11 से बड़ा आ रहा है, और इस केस में भी सही है कि 13 से बड़ा आ रहा है। तो दो केस में तो सही है, बट तीसरे में इक्वल आ गया, तो इससे सर्कल नहीं बनाया जा सकता। तीनों ही केस में जो है बड़ा आना चाहिए, तीसरी भुजा से दो भुजाओं का सम जो है बड़ा आना चाहिए, तभी सर्कल बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखें भी 3 पॉइंट है, अब अ, अगर क्योंकि दिख रहा है कि दो को जोड़ने पर तीसरा आ जा रहा है एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर हुए, एक्स वाई की लेंथ 11 दे रखी है, 13 दे रखी है, और ये टोटल मिला के 24 हो जाएगी ऐसे। तो अब अगर सर्कल बनाता भी हूँ, तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये इसको मैं इंक्लूड कर नहीं पाऊंगा। दो तो आ गए इस सर्कल पर, एक्स और जेड, बट वाई नहीं आ पाया, तो इसलिए जीरो आंसर होगा इसमें, कि 3 पॉइंट जो कि कोलिनियर हो, उनसे उनसे जो है एक भी सर्कल नहीं ड्रॉ किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें जो भी ऑफ वाले टर्म्स होते हैं उनको पहले हम सॉल्व करते हैं, ऑफ ऑफ। तो अब देखिए 3 दूनी 6, इधर ये 6 हो गया जो कि डिवाइड में है, ठीक है, और ये 15 दूनी 30। हम जो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें टर्म्स को, ये प्लस माइनस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, गुणा भाग वाली जो टर्म्स है उनको हम पहले सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पूरी एक टर्म हो गई, ये इधर से ये पूरी एक टर्म हो गई, और ये पूरी एक टर्म हो गई, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 × 5 = 30, और 15 दूनी 30, और ये 6 जो है डिवाइड में आएगा। ऑफ वाली टर्म सबसे पहले सॉल्व की जाती है। 6, अब 30 डिवाइड बाई 6 हो गया, इधर 5, यहाँ पे 18 दूनी 36, और यहाँ पे 9 × 4 = 36, तो 36 से 36 डिवाइड होगा, प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 दूनी 8, और ये 8, 4 दूनी 8, 8, ये भी एक आ गया, बट माइनस का है तो माइनस का एक आ गया। सॉल्व करेंगे तो एक से एक कट जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा, 5 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये क्या है? इफ ऑन अ मार्केट प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस with a discount of 65% and with two successive discount of 30% and 40% is 105, then mark price is। हमें दिया हुआ है इसमें, क्या दिया है? हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस का हमें डिफरेंस दे रखा है और दो तरीके के सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, जिसमें एक में तो 65% का डिस्काउंट बता रहे हैं और दूसरे में दो सक्सेसिव डिस्काउंट बता रहे हैं। तो इसमें बेसिकली डिस्काउंट का डिफरेंस ही दे रखा है, क्योंकि क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो मतलब कोस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट 1 माइनस हो गया, ये पहला जो होगा सेलिंग प्राइस। S2 जो होगा वो होगा मार्क प्राइस में से दूसरे तरीके का डिस्काउंट अगर माइनस हो गया। अब अगर इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस लेता हूँ तो जो मार्क प्राइस है ना ये कट जाएगा, जैसे कि मार्क प्राइस ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है क्योंकि बाहर, तो ऐसे D2 माइनस D1 हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट 2। तो इस तरह से एक टाइप से डिस्काउंट का डिफरेंस ही दे रखा है। तो फर्स्ट केस में तो हमें 65% डायरेक्ट ही दे रखा है, दूसरे केस में हमें कंबाइंड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, कितना बनेगा? 30% और 40% का कंबाइंड कितना बन जाता है? 30 माइनस का, 40 माइनस का। अब दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे, जो हम निकालते हैं इस मेथड से निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस मेथड के जरिए निकालते हैं। तो ये कितना हो गया? 70 हो गया ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, और डिवाइड बाई 100 तो 12 हो गया। तो -70 प्लस 12 कितना हो गया? 60, 58 हो गया, 58, 58 हो गया। तो 50%, 58% का डिस्काउंट नेक्स्ट केस में है। तो 65% माइनस 58%, इनका डिफरेंस हमें दे रखा है 105। तो कितना? 7%। 7% की वैल्यू 105 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% मतलब मार्क प्राइस होगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो 7 15 से कट रहा है, तो 15 देख लो, 15 किस में है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से कटा 15 बार में, और 100% 1500, सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पोल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग rests slantly against a vertical wall of AB making an angle 30 डिग्री with the horizontal ground। हमें बताया कोई एक वॉल है AB, वर्टिकल वॉल है, जिसके साथ जो 10 मीटर लॉन्ग जो खंबा है, पॉल है, वो स्लैंटली टिका हुआ है 30 डिग्री के हॉरिजेंटल एंगल के साथ, मतलब जो है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 10 मीटर का खंबा है। तो हमसे पूछा हुआ है, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल। वॉल से जो फुट जो है पोल का, वो कितनी दूर पे है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो 30 डिग्री है, हमें पता है टेन 30 क्या होता है? टेन 30 होता है 1/√3, और 10 की वैल्यू क्या होती है? P/B। तो P मतलब 1 और B जो हो गया √3 हो गया, तो P इसके हिसाब से ये 1 वैल्यू होगा। हम इसमें रेशो में ऐसे खेलते हैं, √3, 1 √3। तो ये आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर, एक प्लस 3 4, 4 का रूट हो गया 2, तो ये 2 यूनिट होती। बट दे रखी है 10, मतलब कितना गुना है? 5 गुना है। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो 5 गुना कर देंगे, 5√3, जो कि हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा डीआई का एक और क्वेश्चन आ गया। हमसे पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ स्कूल्स ए बी एंड सी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल्स ए सी एफ इन 2013। हमसे पूछा है कि 2014 में जो एबीसी स्कूल की जो एवरेज सेल हुई है, उसका कितना परसेंट जो है 2013 में जो एसीएफ की जो सेल हुई है एवरेज, वो कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पहले निकालते हैं, क्योंकि इधर भी 3 ही है और इधर भी 3 ही है, तो हमें एवरेज की जगह पे टोटल पे हम काम करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं, एबीसी 2014, 2014 मतलब डार्क, और एबीसी 70, 35 और 80, 70 और 80 150,
150 और 35, 215 हो गया। सॉरी, 185 हो गया। 150 और 35, 15 3 18, हाँ 185 हो गया। ये 2014 वाला आ गया हमारे पास सेल। अब एवरेज सेल ACF, ACF 2013, 2013 इस कलर में है। और ACF 50, 50 60 110 और 40 150, 150 पूछा है। 185 का कितना परसेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड देते हैं। 5 तिया 15, और ये 5 तिया 15, 3 5 7 35। तो 3000 डिवाइड बाई 37 करना है हमें। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 8 ही है शुरुआत में, तो 8 बार में तो जाना ही है। 8 से काटेंगे तो 37 अट्ठे कितना होता है, 37 अट्ठे होता है 296 होता है। 856, 8 तिया 24, 24 5 29, 296, 296 4 बचा 40, तो एक बार में गया। 81, 81 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो फिर 81 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही आंसर है हमारा। 3 बचेगा, फिर 0 0, तो 0.0, और 300 पे फिर से 8 बार में जाएगा। ठीक है, 81.08 हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन, अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 3 5 7 रेस्पेक्टिवली। तो रेशो कॉइन्स का रेशो हमें दे रखा है 3 5 7 का। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980, टोटल अमाउंट 980 रुपए का है बैग के अंदर। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10। 10 रुपए कॉइन के सिक्कों की संख्या कितनी है हमसे पूछा हुआ है। तो ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है 3 5 और 7, और ये है 1 रुपए का, ये है 5 रुपए का और 10 रुपए का। अगर अमाउंट हमें अगर चाहिए तो कॉइन्स को जितने की वो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने का वो सिक्का है। 3 एकम 3 रुपए अमाउंट बनेगा एक। अब 5 रुपए का अगर सिक्का है और 5 सिक्के हैं तो 25 बनेंगे इधर। ऐसे ही 7 सिक्के अगर 10 के हैं तो 70 बनेंगे। तो कितने हो जाएगा अमाउंट इधर, 7 दूनी 95 और 3 98, 98 रुपए बन गए। बट हमें तो 980 रुपए बताए हुए हैं, तो 10 गुना है। तो ये कॉइन्स भी सारे 10 गुना हो जाएंगे। हमसे पूछा है 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 70 सिक्के होंगे, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर हमसे पूछा हुआ है, 5 डिजिट नंबर हमसे पूछा हुआ है, जो कि 47 से डिवाइड हो जाए। तो 5 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर होता है हमें पता है, 999 से बना दो पूरा, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें जानना है कि 47 से डिविजिबल कौन सा होगा, तो 47 से इसको डिवाइड देके देख लेते हैं। 47 दूनी 94, 5 9, ठीक है। फिर दूनी 94, नहीं एक बार में जाएगा। 47 2 1, ये वाला 9 आएगा। 4 तिया 21, 4 तिया 12, 120 और 21 141 हो गया। तो 47 दूनी बार 2 बार में जाएगा, फिर से 47 दूनी 94। इधर बचा 5 3 35, एक 9 और आ गया। 47 सत्ते 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 32, 329, 0 3 0। तो 3 0 लास्ट में बच जा रहा है 30। तो अगर मैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 30 30 अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो 47 से वो डिविजिबल होगा नंबर। तो 30 अगर माइनस करूंगा 99969, जो कि हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 24 हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कॉन हमें दे रखा है, राइट सर्कुलर कॉन जिसकी हमें हाइट दे रखी है 24, और वॉल्यूम बता रखा है इसका 1232। टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले वॉल्यूम का देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है कौन की
वॉल्यूम। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, पहले कर्व्ड का देख लेते हैं। कर्व्ड होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। टोटल पाई आर एल मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला सारा ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। टोटल में हम इस सर्कल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर आर प्लस एल। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। 1232 हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे हम रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमें रेडियस पता नहीं है। तो कैसे निकलेगा? 1232 बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हमें दिया हुआ है 24। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 से 8 बार में काट दो, और 8 से इस इधर काट दो। 8 से 15 अट्ठे 120, और 8 चौक 32। 22 से काट दो, 22 सत्ते 154, और सत्तू सत्तू 49। 49 आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू इधर से 7 आ गई। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, और आर प्लस एल मतलब 7 प्लस एल। एल हमें निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा? एल ये वाली हाइट होती है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। तो ये 24 है, ये 7 है, तो आपको अगर ट्रिपलेट अगर पता है, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट अगर पता है, 7 और 24 के साथ इधर 25 बनता है, तो इससे एल की वैल्यू 25 हो जाएगी। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो। 24 का हो गया 576 स्क्वायर प्लस 49, दोनों को जोड़ोगे तो 625 का रूट निकालोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 7 32, और 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 32 करना है हमें। तो 32 दूनी 64 इंटू 11 कर दो, ये क्या हो जाएगा? 704 हो जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। वैसे एक चीज हम इधर और देख सकते हैं, क्योंकि 1232 हमें आयतन दे रखा है। आयतन वॉल्यूम अगर 1232 दे रखा है, पॉइंट में कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि नीचे कुछ संख्या नहीं रही होगी जब हमने वॉल्यूम निकाला होगा। इसका सब कुछ पूरा पूरा कट गया होगा। कट गया होगा तो हमें पता है, जब हम टोटल सर्विस एरिया निकालेंगे तो ऊपर आएगा 22। 22 आएगा, 22 आएगा, और नीचे कुछ 11 का मल्टीपल आने वाला है नहीं। हमारे पास जो है 24 है, इस तरह की संख्याएं हैं, तो 11 का मल्टीपल होना पक्का है। तो इधर हम वैसे डायरेक्ट भी देख सकते थे, 11 का जो भी मल्टीपल होगा वही आंसर होने वाला था। जैसे 8 6 14, हमें पता है 11 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते हैं, और ये देखते हैं क्या कि वो 11 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। जैसे 8 से 14, 14 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं हो सकता। 7 4 11 ये हो सकता है। 9 4 13, 13 नहीं हो सकता। 8 6 14 ये भी नहीं हो सकता। इस तरह से भी हमारा बी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा इन चारों में से, अगर जो टी की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है। तो हम यहाँ पे देखें, अगर साइन टी और कॉस टी की बात हो रही है हर जगह पर, और ये नीचे साइन जो है बीच में चेंज हो रहे हैं, और इधर 45 की वैल्यू बात हो रही है, 45 के बराबर या फिर ऊपर नीचे की बात हो रही है। तो अ, हम एक बार क्या करते हैं कि साइन की 45 से ऊपर कोई वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे 90 ले लेते हैं। साइन 90 और कॉस 90। साइन 90 होता है 1, और कॉस 90 होता है 0। तो 45 से जब मतलब कि ऊपर वैल्यू है, तो साइन जो है बड़ा है। साइन बड़ा है जब 45 से ऊपर की बात हो रही है। 45 से ऊपर की बात हो रही है। 45 से ऊपर की बात हो रही है, तो साइन इधर तो छोटा बता रहे हैं, तो ये गलत हो गया। और हमें पता है साइन साइन 45 के केस में साइन और कॉस टी बराबर होते हैं, तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में चेक करना है, जब 45 से छोटा हो। जब 45 से छोटा अगर होगा, 45 से छोटा हम ले लेते हैं साइन 0 और कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, और साइन 0 0 रहता है। तो इधर देखते हैं, ये वाला साइन होना चाहिए। तो इन दोनों में ये वाला साइन ये रहा, ये वाला आंसर होगा हमारा। साइन जो होता है 45 से नीचे जाने पर छोटा होने लग जाता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बड़ी लंबी सी लैंग्वेज है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। द बिल जनरेटेड वाज 5480 का। 19 नवंबर 2019 को रमेश ने कुछ आइटम खरीदा डीलर से और 5480 का बिल जनरेट हुआ। ही हैड आल्सो परचेज्ड सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ 9800। तो 19 को इसने इतना खरीदा और 10 को मतलब इससे पहले इसने 9800 रुपये का और कुछ खरीदा था। ही क्लियर्ड बॉथ द बिल्स दिस टाइम। और इस बार उसने मतलब 19 के टाइम पे पेड द टोटल अमाउंट इन कैश, कैश में सारा अमाउंट पे कर दिया इसने। इफ द डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट्स डन विद इन 10 days and 5% for the payments made in cash at the time of purchase। डीलर ने दो स्कीम दी है क्या, कि 2% का डिस्काउंट दूंगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो जाए, और दूसरा स्कीम है कि 5% दूंगा अगर पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे अगर पेमेंट अगर कैश में अगर कर दी, तो 19 को ही इसने पेमेंट सारी करी है, तो एट द टाइम ऑफ परचेज तो इसने ये वाला अमाउंट किया है, जिस पे हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का। इस पे 5% का मिल रहा है और 10 दिन के अंदर अंदर, तो ये इसने 10 को खरीदा था और 19 को पेमेंट कर दिया, तो 9 ही दिन लगे। तो इस पे इसने जो है 2% का डिस्काउंट इसको मिला है। तो देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 को कितना अमाउंट इसने पे किया। तो 9800 पे हमें 2% का डिस्काउंट दे देना है और 5480 पे हमें 5% का डिस्काउंट दे देना है। जो बचेगा वही उसने पे किया होगा। 1% 98 हो गया, 2 जीरो हट जाते हैं 1% निकालने के लिए। 98 हो गया, 2% 98 दूनी 196 हो जाएगा। तो इसमें से 196 माइनस कर देंगे। इधर 5%, 10% होता है, 1 जीरो हट जाता है और 5% इसका आधा हो जाता है, 27/4। 27/4 274 हो गया। इसमें से ये घट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे फिर रहता है। तो घटा लेते हैं, 10 में से 4 इधर आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 7 7 जीरो और 4 2 इधर, 9 में से 9 गया जीरो, 7 में से 1 गया 6, तो 6 4 10 जीरो, 1 जीरो आने वाला है। लास्ट के 2 डिजिट 1 जीरो रहेंगे जो कि बी ऑप्शन में दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। आगे भी कर लेते हैं, 5 2 8 9 5 14, 14 810 जो कि बी ऑप्शन में है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर। गेन परसेंटेज हमें निकालना है और हमें दिया हुआ है प्रिया ने सोल्ड किया है अपना स्कूटर 42,564 का, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/6 उन्होंने गेन किया है। मतलब क्या हुआ, जो नीचे वाली टर्म होती है ना, अगर इस तरह से अगर फ्रैक्शन में दिया हो और फिर आगे कुछ दिया हो उसका इतना, तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो इसको ही कॉरेस्पॉन्ड करती है। मतलब 6 जो है एसपी है, एसपी अगर 6 है और गेन ऊपर जो आगे दिया होता है वो इसको बताता है। मतलब गेन किया है कितना, 1 का, गेन 1 का किया है, एसपी 6 है, तो फिर सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 रहा होगा। सीपी कह लो चाहे एमपी कह लो, मार्क प्राइस कह लो, 5 का रहा होगा। तो कितने का प्रॉफिट रहेगा, कितने का प्रॉफिट रहेगा, हम प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो फिर 1 का गेन 5 पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 कर दो, तो 20% हो जाएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे। 6 एसपी है, 1 हमारा गेन है, तो 5 का जो है सीपी रहा होगा, तो 1 5 का कौन सा हिस्सा है, 20% है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये इसका सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर होता है, जो भी ये टर्म दी होती है मान लेते हैं के, तो k² - 2 होता है।
अगर वन ए प्लस वन बाई ए बराबर अगर के है तो ये वाली टर्म ये होती है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 2 142 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, a circle is described with a radius equal to half of the length of the side of the triangle। हमें बताया है कि इक्विलेटरल एक ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब सारी साइडें सेम टू सेम है, 28 सेंटीमीटर की सारी साइडें। आगे बोला है टेकिंग ईच वर्टेक्स, टेकिंग ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स को लेके एक जो है वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया हुआ है, जिसकी रेडियस जो रहेगी इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। क्योंकि 24 है, इस 28 है लेंथ, तो 14 की रेडियस बन के आएगी। इस तरह से ऐसे तीन ट्राइंगल इसमें सर्कल बन जाएंगे, जिसमें ये 14 है, ये 14 है, ऐसे करके। फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड सर्कल। जो ये वाला पार्ट है जो कि सर्कल में इंक्लूड नहीं है, इसका हमें जो है एरिया निकालना है। विदिन पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो ये 60 डिग्री का एंगल है इधर, 60 60 60, और ऐसे तीन सर्कल है। हम जो है ये सेक्टर का, ये तीनों सेक्टर ही बन रही है। इन सेक्टर का हमें एरिया निकालना पड़ेगा और ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा पूरा टोटल? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए जो है साइड है इधर, तो √3/4 इंटू ए हमें 28 दे रखा है। 28 का स्क्वायर कर दो तो 784, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 196, 4 से 24, 196 √3, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। क्योंकि हमें यहाँ पे √3 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो √3 की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.73। इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आगे देखते हैं। सेक्टर, ऐसे तीन सेम टू सेम सेक्टर है, तो 3 इंटू सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी थीटा दिया होता है, थीटा बाई 360 करके हम सर्कल का ही लगा लेते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 14 स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। ये हो गया 1/6, 36, 6 6 36 होता है, और 3 से काटेंगे तो 2 हो गया, और 2 से इधर काटेंगे तो 11 हो गया, और 7 से 2, 14 दूनी 28, 28 इंटू 11 308 हो गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, और 308 से माइनस कर देना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये 196 है ना, तो हम पहले 200 से गुणा करके फिर इसका 4 गुना माइनस कर देंगे। तो 200 से गुणा करेंगे तो 2 से 17 दूनी 34, और 3 दूनी 6, 346 हो गया, है ना। और इसका 4 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 चौके 68 और 69, 17 चौके 68, 69, 2, ये हो गया 6.92। ये माइनस कर दो भाई, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 जीरो, 5 में से 6 गए 1, 9, 3, 339.08। इसमें से 308 माइनस करना है, कितना आएगा? 0.8, और इधर 1, 31, 31.08, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये डीआई का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है हमसे? फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 से 18, 2015 से 18, the average production of B type cars, average production of B type cars is how much less than that of the combined average production of A and C cars। A and C cars का जो combined average है
उससे बी का जो एवरेज है वो कितना कम है, ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमें एवरेज ही निकालना पड़ेगा तीनों का। तो पहले तो सम कर लेते हैं। 9 8 17 7 24 और 8 32। 32 के साथ डबल जीरो आ जाएगा। 6 4 10 और एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया 3300। इधर 6 7 13 6 19 और 5 24, डबल जीरो। 8 5 13, 8 5 13, 13 और 6 19 और एक जीरो, तो ये हो गया 2590। और इधर 9 8 17 10 27 और 2 29 10 39, 9 6 15, ये हो गया 40 जीरो 5 जीरो। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। ए बी सी, सबको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि 4 साल थे। तो 4 अट्ठे 32, एक बचा तो 4 दूनी 8 और 5। बी का निकालेंगे तो 4 छक 24, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 3 से 4 सत्या 28, 647.5। इधर 1 जीरो 1 2.5। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। 10 8 18, 18 3 7.5, 18 3 7.5। सम हो गया। कंबाइंड के लिए इसे हमें 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। 9 1 8.75, इसमें से बी का जो एवरेज था उसे माइनस करना है। इन दोनों का हमें डिफरेंस पूछा हुआ था। 647.5, तो ये हो गया 5 7 में से 5 गए 2, 8 में 7 गए 1 7 और यहाँ पे 8 में 6 गए 2, 271.25, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर, एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम with a speed of 9 kilometer and 13.5 kilometer प्रति आवर respectively. If they are running in the same direction, then when will they meet again for the first time the track? हमें बताया हुआ है 750 मीटर का ट्रैक है, यहाँ से सेम डायरेक्शन में बोला हुआ है। दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो है एक्स और वाई रनिंग कर रहे हैं। एक्स की जो स्पीड हमें बताई हुई है 9 की और वाई की बताई हुई है 13.5 की। बोला गया है इस ट्रैक पर जो है, ये ट्रैक जो है 750 मीटर का है, इस ट्रैक पर दोबारा से फिर कब एक साथ मिलेंगे एक्स और वाई, हमसे ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट पर है अभी ये दोनों एक्स और वाई, तो इसका मतलब 0 का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। या फिर यह भी कह सकते हैं कि पूरे 750 मीटर का डिफरेंस है। तो हमें यही देखना है कि 750 मीटर का जो डिफरेंस है वो कितनी देर में कवर करेगा इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। जब ये इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा 750 मीटर का, तब ये दोबारा से मिल जाएंगे। तो एक ये 9 दे रखा है और ये 13.5 दे रखा है, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हुई, 4.5 हो गई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं। 4.5, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 5/18, तो काट दो, कितना 9 से 2 बार में, और इसको 9 पंजे 45 बट्टे में 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, तो 5/4 आ गया। 5/4 की स्पीड से 750 मीटर कितनी देर में कवर होगा, ये हमें देखना है। 5 से काटेंगे, 15 पंजे 75 होता है, 15 चौके 60, 600 सेकेंड बाद जो है वो दोबारा से मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस 50 की स्पीड से, और फाइनल 1/3 डिस्टेंस 60 की स्पीड से। एक बस जो है, जो कि तीसरा हिस्सा जो है
शुरुआत में 40 की स्पीड से दौड़ती है, अगला तीसरा 50 की स्पीड से और लास्ट तीसरा हिस्सा 60 की स्पीड से। हमें पता लगाना है फाइंड द एवरेज ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है पूरे जर्नी की। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि तीनों डिस्टेंस जो है सेम होने वाले हैं, तो हम डिस्टेंस कुछ मानेंगे, डिस्टेंस मान लेते हैं, मानेंगे हम इन तीनों का एलसीएम हम मान लेंगे इन स्पीड का, क्योंकि स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा हमें टाइम जानने के लिए। एवरेज स्पीड होती है जो भी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना लगा। तो 40, 50 और 60 का जो है एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 60 तो है ही है, 40 से डिवाइड देने के लिए दो और चाहिए होगा, इसमें 120 हो गया, 120, 5 एक 5 और चाहिए होगा 50 से डिवाइड देने के लिए, तो 600 हो गया। 600 के मान लेते हैं, 600 का डिस्टेंस है, तीनों बराबर ही है तो तीनों का 600 का डिस्टेंस हो गया। तो अब अगर 40 की स्पीड से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 50 से, और इधर ये 60 से, तो 40 से 15, 15 घंटे का टाइम लगेगा, जो यहाँ 15 घंटे का टाइम लगेगा। और 50 से देखेंगे तो 12 का, और इधर 60 से देखें तो 10 का। तो टोटल टाइम कितना हो गया और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 या 18, 1800 हो गया टोटल डिस्टेंस। और 15, 12, 27, 10, 37, 37 का हो गया टोटल टाइम। तो इससे को डिवाइड देने के बाद हमारी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी 1800। 37, 37 पंजे जो होता है वो 185 होता है, 7 पंजे 35, 18, तो 4 बार में जाएगा पहली बात तो, 4 बार में जाएगा, 37 चौक कितना होता है, 148, 148 और 32 बचेगा, 48, 320, ये कितने बार में कटेगा, 320, 37, 37, 37, 37, 37 नहीं 333 होता है, 37 अट्ठे, 37 अट्ठे हो जाएगा, 856, 5, 38, 24, 296, 296, तो ये 8 बार में जा रहा है। तो 48 वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है, आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन इसी में हमारा आंसर आ गया, ये ऑप्शन, ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी बस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। थ्री पाइप्स पी क्यू एंड आर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 40 मिनट, 80 और 120, तीन पाइप है पी क्यू आर, 40, 80 और 120 मिनट में जो है भर सकते हैं। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है शुरुआत में। आफ्टर हाउ मेनी टाइम शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ so that the cistern will be completely filled in just half an hour। हमसे पूछा है क्यू और आर को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि जो टंकी जो है आधे घंटे में भर जाए। तो क्यू एन आर को बंद करना है, बट जो पी है, पी तो पूरा आधा घंटा चला होगा ना, तो इसका यूज करते हुए हम इसको निकालेंगे। हमें दिया है पी क्यू आर जो है 40, 80, 120 मिनट में भर सकते हैं। इनका जो एलसीएम होगा वो हम इनकी कैपेसिटी मान सकते हैं, 120 है, तो फिर 12 दूनी 24, 240 से सब डिवाइड हो जाएगा, 240 मान लेते हैं अगर इसकी कैपेसिटी है टंकी की, तो 4, 6, 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ये इनकी जो है एफिशिएंसी आ गई। ये 6 6 यूनिट भर सकती है, ये 3 यूनिट भर सकती है, ये 2 यूनिट। हमें बता दिया है कि क्यू एन आर को तो हमें रोकना है आधे घंटे में, तो क्यू एन आर को का हमें नहीं पता कब, बट टंकी आधे घंटे भरनी चाहिए, क्यू एन आर को हमें कुछ टाइम बाद रोकना है ना। और जो पी है, पी तो पूरा आधा घंटा चली होगी इसका मतलब, तो 6 के हिसाब से आधा घंटा मतलब 30 मिनट चली, तो 180 यूनिट तो इसने भर दिया होगा। 0, 6, 60, 60 बचा, तो 60 यूनिट जो है क्यू एंड आर ने मिलके भरा है, और इन दोनों की मिलके ये कितने यूनिट भर सकते हैं, 5 यूनिट भर सकते हैं। तो 5 के हिसाब से ये दोनों 12 मिनट चली होगी, तो 12 मिनट बाद क्यू एन आर की टंकी जो है बंद कर दी गई होगी। तो 12 मिनट इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36, हमें दे रखा है सम ऑफ, मान लेते हैं तीन नंबर एक्स वाई जेड है,
उनका सम में 18 दे रखा है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमें दे रखा है 36। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स, डिफरेंस हमें पूछा है सम ऑफ देयर क्यूब्स का एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, ये हमें निकालना है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस सॉरी क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें से एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आती है 2 टाइम्स। ठीक है, और इस पूरे को इधर 2 से डिवाइड दे देंगे, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ जाएगा। इधर देखें तो इधर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें इसमें हम पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 1/2 है इंटू में एक्स वाई जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब 18 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 36 दे रखा है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 इधर से गया 12 उधर से जाएंगे तो 12 जाएंगे 288, 288 डिवाइड बाई 2 मतलब 144। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू 18 हो गई इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 36 माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमने 144 निकाला है, तो फिर कितना आएगा 18 इंटू 36 जाएंगे 36 और 8 44 होते हैं, तो 108 आ गया माइनस का 108। हाँ, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 18 अट्ठे होता है 144 और 18 और 1 19, 1944 और वो भी माइनस का, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 10 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट वन में जो आए थे सीजीएल 2024 के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे। आगे फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी उसकी सॉल्यूशन हम करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।